हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुंजन सोनी। और अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर आवेश के गुणधर्म और कूलाम के नियम की बात कर चुके हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम में हमने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की गणना की थी। तो इस स्थिर वैद्युत बल का जो सूत्र हमारे पास निकल करके आता है वो सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं और इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये एक न्यूमेरिकल के हेल्प से हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है अपने पास और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं, दो आवेश दिए गए हैं। एक तो है 12 नैनो कूलम, दूसरा आवेश है माइनस का 18 नैनो कूलम। दोनों आवेशों की मध्य दूरी आपको दी गई है 0.3 मीटर और इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल की आपको गणना करनी है। तो सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, इसमें जो K है वो स्थिर वैद्युत नियतांक, यह पहले बात कर चुके हैं। तो इस स्थिर वैद्युत नियतांक की जो वैल्यू हमने पहले फॉर्मूले में देखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसमें एप्सिलॉन नॉट जो था वो था निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका एक मान निश्चित होता है निर्वात के लिए या हवा के लिए, वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मान आपको इसका ध्यान रखना है। ये फिक्स मान है, निर्वात दे या हवा दे दोनों के लिए। और जब ये मान रख करके हम इस पूरी टर्म को सोल्व करेंगे तो K का जो मान हमें मिलेगा वो आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों मान आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले याद रखने होंगे। अब इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन ये फॉर्मूला यूज करें तो बल हो जाएगा K का मान 9 इंटू 10⁹, जो कि K आपको दिया हुआ है 12 नैनो कूलम। दूसरा आवेश है 18 इंटू 10⁻⁻9, माइनस चिन्ह हमने आगे ले लिया है। दोनों के मध्य के दूरी का वर्ग करना है, दूरी है 0.3, तो 0.3 का करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं तो F इक्वल टू माइनस, अब देखो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9, 12 यहाँ पर है, 18 है और 10⁻⁻9 माइनस 9, माइनस का 18 हो गया। या फिर यूं करें कि 10⁻9 से माइनस का 9 कैंसिल, सिर्फ 10⁻⁻9 बचेगा और 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 9/100। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और आगे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग 2.16 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक है न्यूटन। तो ये हमारे पास दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आ चुका है। अब बात यहाँ पे आती है कि माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो जब भी आपके बल के सूत्र में, हमने पहले ही बात कर ली है कि बल एक सदिश राशि होती है और इसके सूत्र में अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो ये निश्चित रूप से इस बल की प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, तो दोनों के मध्य आकर्षण प्रकृति का बल लगेगा। तो ये ऋणात्मक चिन्ह आपको आकर्षण प्रकृति के बल के बारे में बता रहा है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो कब आता पॉजिटिव में, ये जब यहाँ भी प्लस होता और उस कंडीशन में दोनों आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता। ठीक है, सबसे पहले हम दो आवेश लेके चलते हैं, दो बिंदु आवेश। पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और मूल बिंदु के सापेक्ष जो Q1 आवेश है इसका स्थिति सदिश आपको दिया हुआ है R1 वेक्टर और दूसरे बिंदु आवेश Q2 का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। ठीक है, स्थिति सदिश क्या होते हैं कि 11th क्लास में आप लोगों ने सदिश पढ़े हुए हैं और जैसा कि हम मैथ्स में देखते हैं कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में किसी भी बिंदु की स्थिति बताते हैं, जैसे कि Q1 आवेश है तो इसकी कुछ न कुछ मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति जरूर होगी। स्थिति मतलब कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे, उन निर्देशांकों को सदिश रूप में आपको व्यक्त करना होता है, इसी को बोलते हैं हम स्थिति सदिश। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपको कोई बिंदु दिया हुआ है A और इसके कोऑर्डिनेट है x और y, ये इसके निर्देशांक हो गए।
अब x निर्देशांक को सदिश रूप में प्रदर्शित कैसे करते हैं, एक्स आई कैप और y को करते हैं वाई जे कैप। तो ये एक्स आई कैप और वाई जे कैप हो चुका है इस बिंदु ए का स्थिति सदिश। ठीक है, निर्देशांकों को सदिश रूप में व्यक्त करना ही स्थिति सदिश कहलाता है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 आवेश के दो स्थिति सदिश मैंने लिए हुए हैं, R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्थिति सदिश किस बिंदु के सापेक्ष लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सदिश और बना रहे हैं जो कि Q2 बिंदु की Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश बताएगा। तो यहाँ पर एक सदिश मैंने और बनाया है और इसको मैं बोल रहा हूँ R21 वेक्टर। ठीक है, अब ये R21 वेक्टर क्या है, तो R21 वेक्टर जो है ये है Q2 आवेश का Q1 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, जबकि आपके R1 और R2 वेक्टर जो थे ये थे मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। ठीक है, ये अभी तक क्लियर हो चुका है कि हमने Q2 की मूल बिंदु से स्थिति ली तो वो R2 है, और Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति ली तो वो R21 वेक्टर है। ओके, अब ये R21 वेक्टर ही हमने क्यों लिखा है, तो इसको हम 11th क्लास में जो हमने सदिश योग का बहुभुज का नियम पढ़ा था उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि इसको R21 कैसे लिखना है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में देखा था, जैसे मान लीजिए कोई सदिश है और वो है आपका A वेक्टर, और इसी क्रम में आपका दूसरा सदिश है वो है B वेक्टर। जब आपके सेम क्रम में है तो दोनों जुड़ जाते हैं, और तीसरा सदिश जो विपरीत क्रम में है वो हो जाएगा आपका C वेक्टर। अब जो विपरीत क्रम में सदिश है वो ही इन दोनों सदिशों का योग होता है, या इसे हम परिणामी सदिश बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम त्रिभुज नियम लगाते हैं सदिश योग का तो हम लिख सकते हैं C वेक्टर बराबर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर की। ठीक है, या फिर इसको आप यूं समझ लें कि A वेक्टर और B वेक्टर इसी दिशा में है तो प्लस का B वेक्टर, C वेक्टर की दिशा विपरीत है तो माइनस का C वेक्टर, और सभी का कुल योग होता है 0 तो ये हो जाएगा 0। इसी से अपन ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो ये जो अपने पास है त्रिभुज है ये भी, अब इसमें कौन कौन से सदिश समान दिशा में चल रहे हैं। तो इस त्रिभुज की बात करूं तो इस त्रिभुज की बात करते हैं तो R1 वेक्टर उसी दिशा में कौन सा चल रहा है, R21 वेक्टर, और R2 वेक्टर जो है उसकी दिशा विपरीत हो चुकी है तो हम इसको लिखेंगे माइनस का R2 वेक्टर, और सबका योग कितना होना चाहिए 0। तो यहां से आपको R21 वेक्टर, तो अगर हम यहाँ पे R21 का मान निकालें तो R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे आवेश का पहले आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश पता कर चुके हैं। ठीक है, जो कि होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। किस तरीके से निकालना है वो अभी तक हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो आवेश Q2 है और ये आवेश है Q1 दोनों पॉजिटिव है, और दोनों जब आवेशों का चिन्ह सेम होता है तो दोनों आवेश एक दूसरे को करने वाले हैं प्रतिकर्षित। तो Q2 आवेश पर Q1 आवेश जो बल लगाएगा स्थिर गतिज बल, तो उसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी। इसको लिखेंगे अपन F21 वेक्टर। लिखने का तरीका ध्यान रखें, पहले अपन वो नंबर लिखते हैं जिस पर बल लग रहा है, फिर बाद में वो लिखना है जिसने बल लगाया है। तो ये है आपके पास Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल। इसी तरीके से Q2 भी Q1 पर लगाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास इस दिशा में। इसको लिखेंगे अपन F12 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड कर रहे हैं अपन। अभी हमने ये स्थिति सदिश निकाला था Q2 आवेश का,
अभी हम यहाँ पर एक स्थिति सदिश और ले सकते हैं जो कि इस प्रकार होगा, और इसको लिखेंगे अपन R12 वेक्टर। क्या है ये R12 वेक्टर? ये है Q1 आवेश की Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, Q1 की स्थिति हम पहले ही मूल बिंदु के सापेक्ष निकाल चुके हैं जो कि R1 वेक्टर थी। अभी हम Q1 की स्थिति Q2 आवेश के सापेक्ष निकाल रहे हैं जो कि R12 वेक्टर होगी। अच्छा, इन दोनों के मान क्या होंगे? R21 का मान हम पहले निकाल चुके थे, इसी तरीके से हम R12 भी निकाल सकते हैं। तो फिर से हम त्रिभुज नियम लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो आप कौन कौन सेम सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले R2 वेक्टर, फिर उसी सीक्वेंस में है R12, तो ये हो जाएगा R12 वेक्टर, और इनके अपोजिट आ रहा है तो माइनस का लिखेंगे R1 वेक्टर, और सभी का कुल योग कितना होना चाहिए? 0। तो यहां से अपने पास R12 वेक्टर बराबर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये हो चुका है Q1 आवेश का Q2 आवेश के सापेक्ष स्थिति सदिश। और इससे पहले हम R21 भी निकाल चुके हैं, तो वो R21 वेक्टर क्या था? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, ये दोनों मान हमें ध्यान रखने, अभी आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे। अभी हम निकालने वाले हैं यहाँ पर दूसरे आवेश पर पहले आवेश ने कितना बल लगाया। तो सामान्यतः हम पहले ही कूलाम के नियम में ये बात कर चुके हैं कि बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखूंगा तो सबसे पहले F21 वेक्टर दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। अब सदिश में क्या क्या होता है? एक तो होता है परिमाण और दूसरी होती है उसकी दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें परिमाण लिखना है। सदिश अगर आपने कोई लिया है तो सबसे पहले उसका परिमाण लिखते हैं, फिर उसकी दिशा बताने कौन आता है? एकांक सदिश एक। ठीक है ना, तो पहले हमें परिमाण लिखना है, तो परिमाण हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन दोनों के मध्य दूरी का स्क्वायर। दूरी अब देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर अपने पास Q1 और Q2 के बीच की दूरी चाहे तो हम R21 ले चाहे R12 ले, दोनों बराबर ही हैं, बस दोनों की दिशा अलग अलग है। हमें सिर्फ मान लेना है, दिशा नहीं। तो हम दोनों में से कोई सा भी एक सीक्वेंस उठा सकते हैं, बट जनरली अपन क्या करते हैं कि जो सीक्वेंस यहाँ चल रहा है वही सीक्वेंस हम यहाँ नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर। हमें सदिश नहीं परिमाण चाहिए, तो इसका निकाल देते हैं अपन परिमाण। दूसरी बात, लगता है इस पर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। अब ये पूरी चीज हो चुकी है सदिश का परिमाण। हमें यहाँ पर चाहिए साथ में दिशा, तो दिशा जो है उसको बताने का काम करता है एकांक सदिश। एकांक सदिश जो है वही आपके पास यहाँ पर अगर अपन लिखें तो ये आ जाएगा R21 के, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। F21 की दिशा क्या है? जिस दिशा में R21 चल रहा है उधर ही F21 भी चल रहा है। इस वजह से मैंने F21 किस दिशा में लिया है? R21 की दिशा में। R21 की क्या है? F21 की दिशा में एकांक सदिश। ये आपके पास हो चुका है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई और करते हैं। तो क्या करना है इसमें आपको? देखो यहाँ पर अगर आपके पास एकांक सदिश का मान निकालना चाहे तो वो हो जाएगा, सदिश लिखना है। सदिश में अगर उसका परिमाण का डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई इसका परिमाण। ठीक है, तो ये आपके पास एकांक सदिश का मान निकालने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर मैं एकांक सदिश को हटा करके इस रूप में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करना है इसमें? F21 वेक्टर K Q1 Q2 परिमाण जो कि R21 वेक्टर का स्क्वायर है डॉट। अब यहाँ दिशा का काम वैसे एकांक सदिश कर रहा था, इसका मान हमने निकाला, तो पहले सदिश लिखो। तो पहले लिख दिया अपन ने सदिश, उसके बाद उसमें नीचे लिखना है परिमाण। तो यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर का परिमाण। अब देखो ये दोनों जो नीचे वाली टर्म है ये दोनों में सेम है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी और घातें जुड़ करके यहाँ हो जाएगा क्यूब। तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर के मोड का होल क्यूब, और साथ में चल रहा है R21 वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास हो चुका है Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया विद्युत बल सदिश रूप में। ठीक है,
ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसी सीक्वेंस में हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि Q2 आवेश Q1 आवेश पर जो बल लगा रहा है, जिसको अपन ने F12 बोला है, उसका मान हम कैसे निकालेंगे। तो अब डेरिवेशन आपको पूरा नहीं करना है, सिर्फ यहीं पर हम डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं कि अगर आपको निकालना है F12 वेक्टर, तो इसी के बेस पर देखो आप सबसे पहले K Q1 Q2 सीक्वेंस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। नीचे आपको रखनी है दोनों के मध्य दूरी। तो यहाँ पे दोनों के मध्य दूरी हम इस बार लेके चलने वाले हैं R12, ठीक है, क्योंकि हम अभी F12 निकाल रहे हैं और F12 की दिशा में जो स्थिति सदिश आपका वो R12 है। तो यहाँ लिखूंगा मैं R12 सदिश का परिमाण का क्यूब और साथ में कौन सा एकांक सदिश आएगा, तो यहाँ आ जाएगा R12 का क्यूब, ठीक है, सॉरी वेक्टर। ये आपके पास हो चुका है Q1 आवेश पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल। अब आप यहाँ डायरेक्ट दोनों फॉर्मूलों को याद कैसे रखना है। जो यहाँ सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस क्या है 2 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2 1, यहाँ भी आएगा 2 1, ठीक है। यहाँ चल रहा है 1 2, तो यहाँ 1 2 1 2, ठीक है। इस तरीके से अपन सदिश रूप को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यह बात क्वेश्चन ये भी बन सकती है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर दोनों में से एक आवेश आपका विपरीत चिन्ह का हो, एक प्लस लिया है और दूसरा नेगेटिव आ जाए, तब हम क्या यही फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं, अब हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो पहले आप इसको यहाँ तक लिख लें, उसके बाद फिर हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का चिन्ह हम परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको माइनस का Q। जैसे ये माइनस का हो गया, तो अब Q1 Q2 को प्रतिकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित करेगा। तो F21 जो कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल है, इसकी दिशा आपके पास इस दिशा में न होकर के इसके विपरीत हो जाएगी, आकर्षण प्रकृति का बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बलों की दिशा चेंज कर रहा हूं, तो ये बल हटा दूंगा यहाँ से, ये बल भी यहाँ से हटा दूंगा। अब Q1 Q2 पर आकर्षण प्रकृति का बल लगाएगा, तो यहाँ लगेगा आपके पास F21 वेक्टर, Q2 भी Q1 को आकर्षित करेगा, तो इधर आ जाएगा F12 वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले आपको बलों की दिशा चेंज कर देनी है। इसके बाद हमें बलों का मान निकालना है सदिश रूप में। तो अगर हम इस बार निकालना चाहें F21 वेक्टर, और ध्यान में रखें, मैं एक बार लिख देता हूं, ये क्या आपके पास Q2 आवेश पर Q1 आवेश द्वारा लगाया गया बल। अब बल का सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2। अब हमें दूरी का वर्ग रखना है। दूरी इस बार हम कौन सी यूज करेंगे? वैसे तो दोनों सेम ही है, मगर सीक्वेंस अगर आप देखो तो 2 1 जो है वो 2 1 की दिशा में नहीं लग करके इस बार 1 2 की दिशा में है। F21 की दिशा वही है जो R12 की दिशा है, तो हम यहाँ पर दूरी R12 के फॉर्म में लेंगे। तो ये R12 का परिमाण का वर्ग और एकांक सदिश लिखना है, तो F21 की दिशा में एकांक सदिश कौन सा इस बार? तो वो R12 है, तो यहाँ लिखेंगे R12 का केप, ठीक है। और इसको हम और कन्वर्ट करना चाहें तो इसी सीक्वेंस को यहाँ अप्लाई कर दें, तो 1 2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? सदिश और परिमाण। तो ये हो जाएगा आपके पास F21 वेक्टर इक्वल टू Q1 Q2, दूरी R12 का मोड का होल क्यूब और R12 वेक्टर, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि दोनों आवेशों में से एक भी आवेश अगर विपरीत चिन्ह का होगा तो उस कंडीशन में ये सीक्वेंस चेंज हो जाता है। 2 1 के साथ चलेगा 1 2, और अगर हम यहाँ 1 2 लेते हैं
तो यहाँ आ जाएगा फिर 2 1। ठीक है, तो ये आपके पास कूलाम के नियम का कंप्लीट तरीके से सदिश निरूपण हो चुका है। अब हम ये देखते हैं कि ये सूत्र हम किस प्रकार यूज करेंगे अगर कोई क्वेश्चन हमें सदिश रूप में पूछा जाता है तो मिटा रहा हूं उसको। एक छोटा सा पॉइंट और बाकी रह गया है, उसको भी थोड़ा सा मेंशन करते हुए चले। देखो यहाँ पर जो आपने स्थिति सदिश लिए हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, R21 वेक्टर और R12 वेक्टर, देखा जाए तो इन दोनों की सिर्फ दिशा विपरीत है, मान दोनों का समान है। Q1 और Q2 के बीच का जो गैप है ना, ये दोनों कंडीशन में सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि R21 वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा R12 वेक्टर के, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत, ऐसा हम बोल सकते हैं उसको। तो अब आप थोड़ा ये भी देखें कि अभी आप लोगों ने जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं उन सूत्रों में क्या परिवर्तन है। अगर मैं यहाँ पर F21 के साथ F12 का भी सूत्र लिख दूं, इसको भी देखते हुए चले। अगर F12 लिख दें तो KQ1 Q2 डिवाइड बाई R21 सदिश का होल क्यूब और R21 सदिश, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इन दोनों सूत्रों में क्या चेंज है वो देखते हैं अगर अपन, तो KQ1 Q2 सेम है। R12 का परिमाण, R21 का परिमाण, हमने पहले ही बात कर ली है, परिमाण तो सेम है, दिशा ही तो विपरीत है। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये दोनों सूत्रों में सेम है, दोनों सूत्रों में परिमाण समान ही आने वाला है, सिर्फ यहां जाकर चेंज होगा, इस सदिश की दिशा इस सदिश के विपरीत होगी। तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो बल है F12 वो F21 की विपरीत दिशा में लगेगा, जो कि आप डायग्राम में देख भी चुके हैं कि F12 और F21 की दिशा एक दूसरे के जस्ट विपरीत है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि F21 जो होगा वो F12 के परिमाण में तो बराबर होगा मगर दिशा में एक दूसरे के जस्ट विपरीत होंगे। ठीक है, इस प्रकार ये कूलाम के नियम का सदिश रूप जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि जब भी कोई Q1 Q2 पर बल लगा रहा है ना, अभी जैसे मान लो कि मैंने माइनस का चिन्ह यूज किया था, Q1 ने Q2 पे बल लगाया F21, Q2 ने भी Q1 पर लगाया तो वो हो गया F12। ठीक है, तो जितना बल Q2 ने Q1 पे लगाया है उतनी ही परिमाण का बल Q1 भी Q2 पर लगाएगा। क्रिया प्रतिक्रिया की बात होगी, जितनी क्रिया होगी उतनी समान परिमाण की परंतु विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस नियम से हम न्यूटन के तीसरे नियम की पुष्टि भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना।